तो बात ये होती है कि हम अपने रिलेशनशिप में कितने एक्साइटेड होते हैं एक दूसरे के लिए, और हमारी डेली इंटरेक्शंस कैसी होती हैं, और हम कैसे एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं कि हमने किस तरह एक दूसरे से बातचीत करनी है, एक दूसरे का ख्याल रखना है। तो यहाँ पे इसको मैं कहती हूँ कि डिज़ायर मैपिंग जो होती है ना, ये बहुत ज़रूरी होती है। मसलन क्या है कि हस्बैंड वाइफ को कहीं ना कहीं बैठना चाहिए और बड़े कंफर्टेबल जगह पे, और फिर उसके बाद उनको एक पैरेलल रिफ्लेक्शन करनी चाहिए। यानी क्या है कि वो लिखें कि इस रिलेशनशिप में वो क्या चाहते हैं, उनको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, और लिखना वो सब एरियाज़ में, फिज़िकल नीड्स, फिर इमोशनल नीड्स, इंटेलेक्चुअल नीड्स, स्पिरिचुअल नीड्स, यानी इन सब नीड्स को आपने अपना देखना है कि कुछ ऐसे तरीके से मुझे इस नीड्स की, इनमें मुझे क्या क्या फ़ील होता है जिसमें मुझे कनेक्शन फ़ील हो, फुलफिलमेंट हो, सुकून की कैफियत आए, मुझे मोहब्बत का एहसास हो। कई ख़वातीन ऐसे भी कहती हैं कि जी जब मेरा अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप होता है तो मुझे बस ये फ़ील होता है ही यूज़ मी एज एन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद उनको मेरी कोई परवाह नहीं है, वो दूसरी तरफ मुँह करते हैं और वो सो जाते हैं और वो कोई मेरे साथ ताल्लुक़ नहीं बनाते, और इसकी वजह से मैं बहुत हर्ट होती हूँ। और अगर मैं किसी ऐसी खातून को कहूँ कि क्या आपने हस्बैंड से कभी डिस्कस किया है, तो अगेन दो रवैये मिलते हैं। कुछ ख़वातीन कहती हैं कि मैंने उनको बार बार बताने की कोशिश की है, लेकिन वो कहते हैं कि बस अब सो जाओ ना, अब क्या ज़रूरत है इतनी और आपस में एक दूसरे के साथ इतना इंटरेक्ट करने की, इससे ज़्यादा अब कुछ नहीं हो सकता। और कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि कुछ ख़वातीन इस किस्म की बात कहना शुरू कर देती हैं कि नहीं, मुझे शर्म आती है और मुझे डर लगता है कि मैं अगर कोई भी बात बोलूँगी तो सारी बात मुझ पे आ जाएगी कि तुम क्या चाहती हो और तुम कैसी औरत हो, और कोई ना कोई ऐसा इल्ज़ाम मेरे ऊपर आना शुरू हो जाएगा। पहले आप क्लैरिटी से, यानी अगर हस्बैंड वाइफ दोनों में ये कॉपरेशन हो तो वो दोनों बैठें और क्लैरिटी से अपनी डिज़ायर्स को लिखें। आप देखिए कि जब आप स्पिरिचुअल एलिमेंट ऐड करेंगे तो फिर आपकी वो जो हराम चीज़ें ना वो भी कट ऑफ होना शुरू हो जाएंगी। फिर आप क्या करते हैं कि उनको अच्छे तरीके से विदाउट द फियर ऑफ जजमेंट एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं, एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं कि मेरी क्या डिज़ायर है, और दूसरे पार्टनर को इनसिक्योर होने के बजाय कि पता नहीं मैं ये काम सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ या नहीं, आप सिर्फ सुने कि आपका स्पाउस जो है वो आपसे क्या चाहता है। यानी मर्द जो है वो औरत की बात सुने, औरत जो है वो मर्द की बात सुने, और उसको बिल्कुल आप इंटरप्ट ना करें। फिर आपके अंदर खैर ख्वाही या एम्पैथी होनी चाहिए कि आप ऐसा एटीट्यूड शो करें कि येस आई वांट टू इम्प्रूव दिस रिलेशनशिप। फिर आप उसमें इस किस्म की डिस्कशन कर सकते हैं कि हम अपने रिलेशनशिप को किस तरह से ज़्यादा जेलिंग की तरफ लेकर जा सकते हैं, यानी सुबह से लेकर रात तक हमारे क्या क्या चैलेंजेस चल रहे होते हैं, किन बातों पे हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, कब हम उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं होते हैं। फिर ये कि हमारी कॉमन डिज़ायर्स क्या हैं, जो हम दोनों को मज़ा आता है, उन दोनों में दोनों को वो काम अच्छा लगता है और वो अल्लाह ताला ने हलाल रेंज में रखा हुआ है हमारे लिए। और फिर उसके मुताबिक वो एक अच्छा सा एक्शन प्लान बना सकते हैं जिसमें देखिए कभी कभी वेकेशन लेना, कभी वीकेंड पे इकट्ठे होना, कभी कभी जो है बच्चे जो हैं उनको अपने नानकों में दादकों में कहीं इंगेज करके ख़ुद अकेले कहीं चले जाना। यानी साल हर साल गुजर जाते हैं। जब मैं हस्बैंड वाइफ को देखती हूँ तो वो कहती हैं कि वंस अपॉन अ टाइम हम अकेले बैठा करते थे, या ये कि कुछ मिलके खाते पीते थे। अब तो हम बिल्कुल लॉस्ट हैं, अब तो हम बस बच्चे पाल रहे हैं और बिल्कुल मैकेनिकल हुए हैं, और इवन जो हमारा अपना रिलेशनशिप है वो भी बहुत मैकेनिकल सा बनना शुरू हो गया। और इससे आगे का स्टेप जो होगा वो ये होगा कि आपको डेली अपनी ये जो है ना इंटीमेसी, इसको नशो नुमा देना होगा कि भी कैसे हम इस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाएं और इन बैरियर्स को कैसे देखते चले जाएं। यानी ये एक जर्नी हमारे लिए होनी चाहिए, और ज़ाहिर है इसमें आपको सब्र भी चाहिए, इसमें आपने एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी करना है, इसमें आपने अपने रिलेशनशिप को भी आगे से आगे लेके जाना है। इस तरह का भी जो एक सिलसिला है वो हस्बैंड वाइफ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि islamqa.com पे जाकर अगर आपकी कोई ऐसी डिज़ायर्स हैं, ऐसी ख्वाहिशात हैं, कुछ ऐसी चीज़ करने को दिल चाहता है, कहीं आपने सुना है, कहीं आपने देखा है, कहीं आपकी इमेजिनेशन में है, तो अब आप वहाँ से ज़रूर मिलकर चेक करें कि वहाँ पे क्या चीज़ अलाउड है और क्या चीज़ अलाउड नहीं है, किस चीज़ से उलमा ने मना किया है अहादीस की रोशनी में कि ये काम आप नहीं कर सकते। अब अगर आप वो काम नहीं कर सकते तो फिर आप क्या करें?
बहुत सी ख़वातीन ऐसी आती हैं जो कहती हैं कि जी मेरे हस्बैंड ये चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं ये काम करना चाहती क्योंकि मैंने खुद ऐसे फोरम्स पे, ऑथेंटिक फोरम्स पे पढ़ा है या स्कॉलर से सुना है, लेकिन मेरे हस्बैंड मानते ही नहीं। वो कहते हैं कि भी मैं नहीं मानता किसी को, बस मैं जो चाह रहा हूँ तुम वही करो। और वो फिर इसमें जब वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, उनको इतनी आदत पड़ी हुई होती है ऐसे कामों की, वो इवन फिर वो हराम रिलेशनशिप में जाना शुरू कर देते हैं जहाँ पे उनको ये वाली लज्जतें और ये वाले प्लेयर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। तो जब वो ख़वातीन पूछती हैं कि फिर ऐसे मौके पे हमें क्या करना चाहिए, तो मैं उनको ये कहती हूँ कि जो हलाल लज्जत है ना उसको आप बढ़ाना शुरू कर दें। जितना ज़्यादा आप अपना हलाल रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, और दुआएं, बहुत ज़्यादा दुआएं, और ख़ास तौर पे शैतान से हिफाजत की दुआएं जो है ना वो बहुत ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप में हमेशा शैतान जो है ना वो बहुत एक्टिव होता है कि वो उनको डीरेल करता रहता है। यानी डे टू डे कामों में भी आपको वो डीरेल करेगा। लेकिन जहाँ पर कोई आपका अब ये फिज़िकल इंटीमेसी का मामला आ गया, तो अब तो उसने आपको बेहयाई की तरफ लेकर जाना है, तो वहाँ पर अब उसने इस चीज़ को मज़ीद बढ़ाना शुरू कर देना है। तो अब क्या है, इंटीमेसी के छोटे छोटे रिचुअल्स जो हैं वो क्रिएट करने चाहिए। यानी जब आप आते हैं मुझसे हाथ मिलाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, या आप मुझे हग करते हैं कमरे में आके सबसे पहले, मुझे बहुत अच्छा लगता है, या हम कहीं वॉक करने जाते हैं और आपने मेरा हाथ पकड़ा होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यानी आप लोग मिलके कोई भी ऐसे सिंपल किस्म के रिचुअल्स जो हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि एक दूसरे को खुशी देते हैं और एक दूसरे का वो ख्याल रखते हैं। सहाबा इकराम के बारे में क्या आता है, जब वो किसी सफ़र से आया करते थे तो वो शहर से बाहर रुकते थे और फिर अपने घरों में पैगाम भेजते थे अपनी वाइफ्स के लिए, और वो फिर बाकायदा तैयार होती थी, और फिर ये कि वो बच्चों को भी जैसे वो उनका इंतज़ाम करती थी कि भी अब हमारे शौहर आ रहे हैं इतने दूर से, इतने अरसे के बाद, तो हमने उनके लिए अपने आप को तैयार करके कैसे प्रेजेंटेबल बनाना है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि इस रिलेशनशिप में ऐड ऑन होती हैं और उनको उसको बेहतर बनाना शुरू कर देती हैं। यहीं पे आप देखें कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आप जैसे मैंने आपसे कहा था कि इस चीज़ पे ख़ास नज़र रखें, आपको ये पता हो कि क्या चीज़ अलाउड है और क्या चीज़ बिल्कुल अलाउड नहीं है। यानी कई दफ़ा मैंने जैसे आपसे कहा था कि लोग बहुत ज़्यादा इस बात पे फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं कि जी ये क्यों अलाउड नहीं है और ये हम काम क्यों नहीं कर सकते, और इस तरह से ये क्यों नहीं, शौहर जो है उसका राइट है कि वो अपनी बीवी के साथ क्योंकि सब करते हैं तो वो भी कर सकता है। तो बात ये है कि जब हमने क्लैरिटी से पढ़ा होगा तो फिर हम अपने लिए स्टैंडर्ड जो है ना वो सही सेट करेंगे। अब 2-3 चैलेंजेस जो मैंने देखे हैं मैं उस पर बात कर लूँगी और फिर इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस भी ले लूँगी। एक तो ये कि वाइफ के लिए जहाँ ज़रूरी है कि वो अपने हस्बैंड को सेटिस्फाई करें और उसको इनकार ना करें, इसी तरह से शौहर के लिए भी ज़रूरी है कि वो अपनी वाइफ को सेटिस्फाई करे। यानी हमारे कल्चर्स में यूजुअली पहली चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है कि बीवी जो है वो अपने शौहर को सेटिस्फाई करे और कभी उसको इनकार ना करे। इसमें एक और चीज़ भी याद रखनी है, फ़र्ज़ करें वो बीमार है, उसके बच्चे छोटे हैं, वो बार बार जाग रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, हस्बैंड उसका लगातार उससे लड़ रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है और फिर एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो बहुत अच्छी तरह उससे मिले। उसके लिए वो हदीस नहीं आती है कि जी फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं, बिकॉज शी इज़ इन अ फिक्स, वो परेशान है, उसको कोई जो है वो सल्यूशन नहीं मिल रहा है और इस वजह से वो ये कर रही है। ये उस औरत के लिए लानत है फरिश्तों की जो कि बिल्कुल कंफर्टेबल है और रिलेशनशिप भी वो बना सकती है, लेकिन वो जान के तंग करने के लिए अपने हस्बैंड को इनकार करती है। यानी वो ना वो रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करती है, यानी ना फिजिकल रिलेशनशिप ना इमोशनल रिलेशनशिप, वो किसी तरह से भी अपने हस्बैंड को वो अथॉरिटी नहीं मानती जो कि अल्लाह ताला ने उसको दी हुई है। तो तमाम ख़वातीन को पता होना चाहिए कि हम फिर उन फैक्टर्स पे भी नज़र रखें। यानी हम सारा दिन में ये देखें, जैसे मैंने कहा ना जब शौहर के आने का वक्त है तो तैयार होके रहें, इंजॉय करें, बजाय इसके कि आप इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो कि जी सुबह से मैं बच्चे पाल रही हूँ, हस्बैंड तो शायद मेरे ख्याल में बेचारा ऑफिस में जाके मज़े कर रहा है, इंजॉय कर रहा है ना, वो टांग पे टांग रख के बैठा हुआ है और उसको कोई काम नहीं करना। नहीं, बहुत सारे काम हस्बैंड के भी होते हैं, वो भी बहुत स्ट्रेस्ड आउट होता है, उसको भी बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है। जब वो घर आता है तो उसका दिल चाहता है कि उसकी बीवी जो है वो उस तरह से उसको तैयार मिले जो कि उसको नहीं मिलती। फिर बीवियाँ एतराज़ करें कि जी शौहर जो है बाहर और औरतों की तरफ क्यों देखता है, तो इसको देखना ज़रूरी है।
दूसरी तरफ हम अगर इसकी फ्लिप साइड देखें कि जो बीवी है उसको भी सेटिस्फाई करना मर्द के लिए बहुत ज़रूरी है। और मर्द क्योंकि ओवरऑल उनकी पर्सनालिटीज़ कैसी होती है, बहुत लॉजिकल होते हैं और वो बहुत कैलकुलेटेड तरीके से काम करते हैं। अच्छा, उनकी डिज़ायर फुलफिलमेंट का तरीका भी डिफरेंट है और ख़वातीन को थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है कि वो अपने आप को उस फ्रेम ऑफ माइंड में भी लेकर आएँ और फिर उसको कैरी भी करें। तो मर्द हजरात को भी इस मामले में बहुत सेंसिटिव होने की ज़रूरत है कि अगर वो अपनी बीवी के साथ हैं तो फिर अपनी बीवी के साथ उस रिलेशनशिप को उस लेवल पे लेके जाएं जहाँ पर वो उसके साथ उसको भी सेटिस्फाई करें। और ज़रूर इस चीज़ पे नज़र रखें कि अगर मेरी बीवी कोई चीज़ पसंद करती है और वो हलाल रेंज में है तो मैं उसका ख्याल रखूँ। इसी तरह ऐसा सवाल भी किया जाता है, जैसे अब देखिए हमारे पास ऐसे बहुत से कपल्स आ जाते हैं जिसमें अब या वो घर से बाहर हैं, यानी मुल्क से बाहर हैं, किसी और सिटी में हैं और वो कई कई महीने या कई दफ़ा पूरा पूरा साल नहीं होते और जब वो वापस भी आते हैं तो उनके घर वालों के इतने काम और इतने वो लोगों ने टारगेट सेट किए होते हैं, फैमिली ने ये करना है, और हस्बैंड वाइफ को फिर भी टाइम जो है वो ज़्यादा नहीं मिलता। तो इसके बारे में भी पूछा जाता है कि जी कितना गैप होना चाहिए शौहर और बीवी के दरमियान कि वो कितनी देर तक अलग रह सकते हैं। अब मैंने एक जगह पढ़ा था कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ख़वातीन से पूछा था, क्योंकि उनके दौर में बहुत जंगें होती थी, तो उसमें उन्होंने पूछा था ख़वातीन से कि आप कितनी देर तक अपने शौहर के बगैर रह सकती हैं। और जो उन्होंने टाइम फ्रेम बताया था तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उस टाइम फ्रेम में उन मर्दों को वापस बुलवाते थे, उन सोल्जर्स को वापस बुलवाते थे कि आप वापस आएँ, अपनी फैमिली में आके रहें। और दूसरे जो अफराद होते थे वो तैयार होते थे, उनको उनकी जगह भेज दिया जाता था। यानी ख़वातीन के लिए इस चीज़ का इतना ख्याल रखा जाता था। लेकिन अब आजकल का एक और बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका हुआ है, बहुत सी ख़वातीन इस सिलसिले में परेशान हैं। हस्बैंड दूर रहते हैं और फिर अब क्योंकि ऑनलाइन इंटरेक्शन है, ऑनलाइन में वीडियो भी है, कई दफ़ा वो वीडियो पे ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जी तुम जैसे कपड़े उतारो मेरे सामने, या वो जो सेक्सटिंग है वो मेरे साथ करो। अब वो ख़वातीन बहुत परेशान होती हैं, वो कहती हैं ये फ़ोन किसी के हाथ लग जाए, कभी बच्चे के पास है, मेरी कोई तस्वीर कहीं आउट हो जाए, मैं ऐसे काम नहीं करना चाहती। और मुझे याद है कि मैंने किसी से पूछने की कोशिश की थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि ये इस्लाम इस चीज़ को डिस्करेज करता है कि साल हर साल मर्द कहीं इतनी दूर बीवी से रहे। उसके लिए ये कि वो उसके पास रहे, उस औरत के पास, ताकि उसको वो टाइम दे सके। और इस किस्म की जो कन्वर्सेशन है वो उनको मुश्किल में डाल सकती है, क्योंकि सोशल मीडिया के सारे मसले मसाइल हमें पता है कि अगर कोई डाटा लीक होता है तो फिर वो कहाँ तक चला जाता है और उसके साथ फिर क्या क्या चैलेंजेस जो है वो हस्बैंड वाइफ फेस करते हैं। तो इस सिलसिले में यानी जो भी आपको कोई जेन्युइन मसला हो, मैं स्कॉलर नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट ऑफ कुरान हूँ, ये सेंसिटिव टॉपिक है, तो इसके मसाइल जो बहुत बड़े वाले मसाइल होंगे तो उसमें मैं यही एडवाइस करूँगी कि वो आप ज़रूर किसी स्कॉलर से जाकर डिस्कस करें दोनों, और जो फिर वो आपको बताएं आप उसके मुताबिक अपना जो है तरीक़ाकार इख्तियार करें। फिर इसी तरह से हमें हराम की जो जो रास्ते हैं उनके बारे में बहुत क्लैरिटी से पता होना चाहिए, ताकि हम उस मामले में भी बहुत केयरफुल रहें। अब इसमें और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ का कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग हो कि जब वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटीमेट हैं तो वो एक दूसरे को गाइड भी कर सकें विद इन द हलाल रेंज के। क्योंकि हम ना यानी इस रिलेशनशिप से बाहर भी यही बात हर वक्त कह रहे होते हैं कि उसको खुद क्यों नहीं समझ आती, उनको खुद क्यों नहीं पता चलता, मुझे बता के क्यों हर चीज़ करवानी है। तो बात ये है कि आपने जो है ये इस चीज़ का एहसास रखना है कि दूसरे को नहीं समझ आती, यानी हर शख्स का जो होता है एक लेवल ऑफ प्लेयर का वो जो एरिया होता है या उसका तरीका होता है, फ़र्क होता है। तो हम जब वर्बली किसी को बताते हैं तो फिर वहाँ से पता चलता है कि जी ये चीज़ हमारे रिलेशनशिप को इस तरह से अफेक्ट कर सकती है और इस तरह ये हमारे रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बना सकती है। तो यहाँ तक की बात है। अब आप लोगों के जो सवाल है इंशाल्लाह तो वो मैं ले लेती हूँ सिलसिले में। जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर कंवल, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और अल्हम्दुलिल्लाह आई होप सो सबके लिए ये बहुत ही यूज़फुल रही होगी टॉक। मुझे ये पूछना है कि आपने कहा ना कि आपकी जो डिमांड है आप अपने शौहर से जो है वो डिस्कस कर लें, लेकिन मैं जब भी अपने हस्बैंड से कोई इस तरह की डिस्कस करती हूँ कि मुझे ये चीज़ खुशी देती है या इस तरह से करना, तो वो कहते हैं कि तुम में हया नहीं है बिल्कुल भी, तुम इस तरह की बातें क्यों करती हो। मतलब ज़ुबान से कोई बात करना वो इस तरह की पसंद नहीं करते। ये क्योंकि हमारा कल्चरल मसला है ना
कि हमें लगता है कि नहीं बता सकते या नहीं इस पे बात कर सकते ना, तो ऐसे सिलसिले में आप उनको कह सकते हैं कि चले हम किसी स्कॉलर से चल के पूछ लेते हैं। या दूसरी बात आप उन्हें ये भी कह सकती हैं कि जो हलाल रेंज में कोई भी बात होती है तो हस्बैंड एंड वाइफ तो एक दूसरे का लिबास होते हैं, तो हम क्यों नहीं एक दूसरे से वो बात जो है वो कर सकते हैं। आप यही बात याद रखिए कि जब हमारे डिज़ायर में कोई डिस्क्रिपेंसी होती है ना, फ़र्क होता है डिज़ायर में, तो ये नॉर्मल चीज़ है। जैसे आप देखें बज़ाहरन भी अगर आप देखें तो शौहर एक चीज़ चाहता है और बीवी कुछ और चाहती है। शौहर को मीठा पसंद है तो बीवी को नमकीन पसंद है। एक पैसे ज़्यादा खर्च करने वाला है, एक पैसे बचाने वाला है, एक ज़रा गुस्सा करने वाला है, एक ज़रा नरम मिजाज है। तो इसी तरह इस रिलेशनशिप में भी आप देखेंगे कि इसी किस्म के डिफरेंसेस होंगे कि किसी को कोई चीज़ पसंद है, कोई उसको एक नज़र से देखता है, कोई दूसरी नज़र से देखता है। लेकिन आप डिमांड के बजाय अपनी ख्वाहिश करके बताएं कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगेगी, और साथ ही आप उनकी भी ख्वाहिश पूछ सकते हैं कि उनकी क्या ख्वाहिश है। और आप उनको जब भी वो इस तरह की बात करें कि तुम में कोई हया नहीं, तो आप कहें कि हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे का लिबास है। मैं अगर आपसे बात नहीं करूँगी तो मैं तो और किसी, ये वाली बात तो मैं आपके अलावा किसी और से कर ही नहीं सकती। मुझे इसमें यही तो चार्म नज़र आता है, यही तो खूबसूरती इस रिलेशनशिप में नज़र आती है कि आई कैन टॉक वेरी फ्रीली विद यू अबाउट दिस थिंग, क्योंकि अल्लाह ताला ने ही हमारे अंदर डिज़ायर्स रखी हैं, और इस रिलेशनशिप में अल्लाह ताला ने ही इस फिज़िकल नीड को रखा है और हमें एक दूसरे का मैच भी बनाया है। जैसा कि बात होती है कि जब बच्चे जो है जब बालिग हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर सेक्सुअल डिजायर्स और इस तरह की मतलब थॉट्स आनी शुरू हो जाती है ना। तो अब जैसे आजकल बच्चे 10-12 साल की उम्र में ही बालिग हो जाते हैं, तो उस टाइम पे लेकिन शादियां जो है नॉर्मली, जाहिर एजुकेशन भी किसी हद तक जो वो मैटर करती है। फिर बच्चे जब बॉयज होते हैं तो उन्होंने ब्रेड अर्नर भी बनना है, तो उनके लिए भी स्टेबल होना जरूरी होता है। तो 18-20 साल तक जो है वो हो जाती है ना इतनी एज, क्योंकि बच्चे भी मेंटली भी इतने मिच्योर नहीं होते। तो ये जो 10-12 साल का अरसा होता है उनके बालिग होने के बाद शादी तक, तो इसमें जो है मतलब हम बच्चे को कैसे, उसको क्या टेक्निक्स और क्या टूल सिखाएं, और क्या हम ओपनली उसके साथ बात करें कि आपने इन डिजायर्स को कैसे कंट्रोल करना है ताकि आप हलाल रिलेशन तक जो है वो अपने आप को सब्र के साथ रखें। इसमें क्या करना चाहिए हमें? ये आपने बहुत ही अहम सवाल पूछा है। मेरे पास ऐसे बहुत केसेस आते हैं बच्चियों के। ज़ाहिर है बच्चियाँ मुझसे बात करती हैं तो वो मुझे कहती हैं कि शादी हुई है और मेरा बिल्कुल फ़िज़िकल इंटीमेसी को दिल नहीं चाहता। इसकी वजह ये होती है कि हम ना अपने बच्चों को गाइड नहीं कर रहे होते हैं। तो हमने बचपन से बच्चों को क्या बताया, सेक्स इज़ डर्टी, सेक्स बुरा है, गंदा है, ये गंदा काम है, तबाही वाला काम है, शैतानी काम है। हम कभी ये नहीं बताते कि ये लज्जतें अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रखी हैं और ये डिज़ायर्स हमारे अंदर मौजूद हैं और ये किसी वजह से रखी हैं। ये नस्ल को बढ़ाने के लिए रखी हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में मिठास पैदा करने के लिए रखी हैं, ताकि उनका रिलेशनशिप जो इतना डिफ़िकल्ट होता है, इतनी मुश्किलात से गुजरता है, उसमें खूबसूरती लाने के लिए रखी हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रह सकें, एक दूसरे का लिहाज कर सकें। इससे बहुत जेलिंग हो जाती है। हस्बैंड वाइफ देखते हैं, अगर आप सोचें कि थोड़ी बहुत आपकी खफगी चल रही है लेकिन उस दिन आपका फ़िज़िकल रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो, तो आप दोनों सुबह को फ्रेश होते हैं और नाराज़गी भूल जाते हैं। वो ऐसा कोई अल्लाह ताला ने हार्मोनल वहाँ सिस्टम रखा हुआ है कि बस आप जेल हो जाते हैं और आप कहते हैं छोड़ो क्या नाराज़ होना, और बस आपका मसला हल हो जाता है। तो ये चीज़ जो है ना, हमें अपने बच्चों को हमने नहीं सिखाई होती, तो शादी के बाद इस वजह से भी उनको बहुत से मसले आते हैं। अब अगला सवाल ये आता है कि किस उम्र पे क्या सिखाया जाए। जैसे आजकल तो 10 साल के बच्चे जो हैं वो बालिग होना शुरू हो रहे हैं, तो अब हमने सबसे पहले तो उनको ये बताना है, यानी कि एज अप्रोप्रिएट बात बताएंगे। पहले उनको ये बताना है कि जब आप जवान हो रहे होते हैं, बालिग हो रहे होते हैं, तो आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से आपके लिए एक अपोजिट जेंडर की अट्रैक्शन पैदा हो जाती है। फिर बच्चे आपसे खुद भी कई दफ़ा सवाल पूछते हैं। अब जितना बच्चा सवाल पूछे आप उनको उतनी बात बताते हैं, और आप उनको ये भी कहते हैं कि अगर आपको कोई भी फीलिंग हो, कोई ऐसी थॉट आए तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। और मुझे याद है कि मेरे अपने बच्चों ने पूछा था, मेरे बेटे हैं तो उन्होंने पूछा था कि अगर हमें कोई अट्रैक्शन फ़ील हो तो हमने क्या करना है। एक तो मैंने उनको कहा था कि आप लोगों ने अपनी ग़िज़ा ठीक करनी है, अपना लाइफस्टाइल ठीक करना है, और आपने रोज़े रखने हैं, क्योंकि यही सुन्नत से हमें पता चलता है जब तक शादी ना हो।
और दूसरा उनको मैंने ये बताया था कि आपको जब भी कोई ऐसा चैलेंज फ़ील हो तो आपने मुझसे आके डिस्कस करना है, मुझे बताना है कि मुझे ये चीज़ फ़ील हो रही है, तो आप मुझे बताएं मैंने क्या करना है। क्योंकि फिर आपको वही बात है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपने बच्चों को गाइड करना होगा कि हम क्या कर सकते हैं। फिर ये कि आप उनको जैसे कोई किताब तहारा दे सकते हैं, या आप बुखारी शरीफ के वो जो चैप्टर्स होते हैं जिनमें ये रिलेशनशिप है, वो किसी स्कॉलर के पास भेज के वो पढ़वा सकते हैं बच्चों को, ताकि उन्हें पता हो। इसी तरह एक मदर ने शेयर किया था कि मेरे बच्चों ने आपस में बात कर रहे थे, और जैसे इसी तरह होंगे 10 साल से लेकर 13 साल तक की एज के, तो वो आपस की बात करते करते उन्होंने मुड़कर मुझे पूछा कि मामा हम उस पर लिप्स पे तो नहीं किसी को किस कर सकते ना, ये तो गंदी बात है ना। अब वो मदर कहती हैं कि मैंने पहले सोचा कि मैं कहूँ हाँ हाँ, स्पॉन्टेनियस जवाब ये था हाँ हाँ ये बिल्कुल गंदी बात है, ये नहीं कर सकते। फिर कहती मैंने सोचा कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में तो ये होता है, और अगर मैंने इनकार कर दिया और बाद में फिर जब वो रिलेशनशिप होगा तो उसके लिए एक बुरी इमेज ना इनके दिमाग में बैठ जाए। तो वो कहती हैं कि मैंने ना अपने बच्चों से कहा कि हाँ ये गंदी बात है, सवाए उन लोगों के जिनकी शादी हो जाती है। तो वो कहती हैं कि मेरे बच्चों ने एक दूसरे को देखा और बड़ी मीनिंगफुल लुक दी और ज़ोर से हंसे, और कहती हैं कि मैं डर रही थी कि इससे आगे कोई सवाल पूछेंगे, लेकिन फिर वो किसी और गुफ्तगू में चले गए। तो बात की कि बच्चे ज़रूर इस तरह की बातें पूछते हैं। इसी तरह एक और मदर ने मेरे से शेयर किया कि उनका बेटा जो था एक दिन घर आया, फ्रेंड्स में बात हो रही थी, मेरे ख्याल में कोई 8th 9th क्लास में होगा, 9th ग्रेड तक। वहाँ पे लड़कों ने आपस में कोई डिस्कशन की, वो बच्चा आया बड़ा अपसेट और उसकी मदर से आके कहता कि मामा मुझे आपसे बात करनी है। और जब उसकी मदर ने कहा कि अच्छा बैठो क्या बात है, वो कहती मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई जब उसने मुझे कहा कि ये वाला रिलेशनशिप, और उसने बाकायदा नाम लेके पूछा कि ये जो होता है ये क्या फ़िज़िकल रिलेशनशिप जो है ये क्या होता है। उसने कहा कि हाँ बेटा जब मर्द और औरत होते हैं और उनकी शादी होती है तो फिर उसमें ये करते हैं, ये वाला रिलेशनशिप होता है। तो उस बच्चे ने कहा कि आप और बाबा भी करते हैं। वो कहते वो इतना परेशान था और कहती मुझे ना समझ ना आया, ना मैं हाँ बोलूँ ना बोलूँ। और मैंने जब कहा हाँ तो उसने कहा क्या मतलब है, और उस पर वो अपसेट हो रहा था। तो कहती हैं कि मैंने अपने हस्बैंड के हवाले उसको किया कि आप इसे समझाएं। फिर उसके हस्बैंड उसको लेके बैठे, उन्होंने उससे पूरी बात की, उसकी बात सुनी, और जब उसने कहा कि मैं तो सोच नहीं सकता आप लोग कैसा काम करते हैं दोनों और ये और वो बच्चा इतना अपसेट हुआ तो उसके फिर फादर ने ना, देखिए जब आप कुरान और हदीस को बीच में ले आते हैं ना, अल्लाह के हुक्म को बीच में ले आते हैं ना, तो ये चीज़ वल्गैरिटी में नहीं जाती। उसके फादर ने उसको बहुत प्यार से समझाया कि बेटा ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ताला ने हमें ऐसा बनाया है, अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ये सारे मामलात होते हैं। और वो कहते हैं वो बच्चा ऐसा सेटल हो गया और उसको समझ आ गई कि अच्छा ये रिलेशनशिप इस तरह से है। और कहते हैं हमने उसको ये कहा कि हम भी जो करते हैं हमें भी बहुत ऑड सा फील हो रहा था जब हमारी शादी हुई। और उसकी मदर ने कहा देखो बेटा मैं तो पर्दा करने वाली थी और किसी एक मर्द के सामने मैं कभी ऐसे नहीं गई थी, और फिर इस तरह से किसी मर्द के सामने जाना। लेकिन क्योंकि हम जो भी फैसला करते हैं ज़िंदगी में ना, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का है, चाहे उनका बेडरूम का है, चाहे उससे बाहर का है, हर फैसला हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करते हैं। हम अपने लॉजिक नहीं यूज़ करते। जहाँ अल्लाह ने बता दिया ये हलाल है हम ये काम करते हैं, जहाँ अल्लाह ताला ने बता दिया ये हराम है हम अपने आप को उस काम से पीछे रख देते हैं। तो ये चीज़ है कि इस तरह से लड़कों को भी सिखाना, लड़कियों को भी सिखाना। अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं भी जिन पे मुझे कभी कभी नज़र आता है ऐसे कोई कोर्सेज़ हैं, और ऐसी कभी कभी उलमा ने ऐसी बुक्स भी लिखी हुई हैं जो नज़र आती हैं कि आप उनको गिफ्ट के तौर पे बच्चों को दे सकते हैं जो मैरिजेबल एज में हो, कि आप ये पढ़ें और आपको ये पता होना चाहिए। ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगी इस मामले में इनको हया और इसके साथ साथ ये फहाशी में क्या आ जाएगा, और हलाल और हराम की रेंज जो है ना वो बहुत क्लैरिटी से इनको सिखानी है कि आपने इस मामले में कैसे केयरफुल रहना है।